नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना क्लास का अपडेट मिलता रहे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बने रहिए क्लास में। आज हम बात करेंगे कोशिका के विभिन्न भागों की। पिछली क्लास में हम कोशिका के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज अपनी क्लास रहेगी कोशिका के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा और इसे शार्पोसोम नाम दिया। तो बात करते हैं आगे, बने रहिए क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम कोलिकर ये कोई वैज्ञानिक था। कोलिकर ने इसे कीटों की रेखित पेशियों में देखा। सर्वप्रथम कोलिकर ने इसे कीटों की रेखित पेशियों में देखा और इसे शार्पोसोम कहा। किसने? कोलिकर ने शार्पोसोम कहा। बात कर रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की जो रेखित पेशियां होती हैं उनमें देखा और इसका नाम दिया शार्पोसोम। वैज्ञानिक आता है, नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा। फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा? फिला। फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? फिला। फिर इसके बाद में वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है आल्टमान। आल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट या बायोब्लास्ट कहा। वैज्ञानिक आल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट या बायोब्लास्ट कहा। बायोब्लास्ट कहा किसने? आल्टमान ने। फिर एक और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है सी बेंडा, और सी बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। वैज्ञानिक सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अब आगे बात करें, एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था सी केविटीज, और सी केविटीज ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। सी केविटीज नामक वैज्ञानिक ने इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। किसने? सी केविटीज ने इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। ये बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न नामों से, जो वैज्ञानिक इसको बुलाए हैं विभिन्न नामों से। तो ये बात हो गई
जैसे सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक आया, कोलिकर ने इसको शार्कोसोम नाम दिया, फिर वैज्ञानिक फ्लेमिंग आया और इसने फिला नाम दिया, फिर वैज्ञानिक आल्टमान आल्टमान इसे बायोप्लास्ट या बायोप्लास्ट का, वैज्ञानिक सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, और सी केविटीज ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा। क्लियर याद तक? आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑक्सीशोषण की क्रिया के दौरान यानी कि क्रेबस चक्र चलाता है, और जिसे एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, और इसी कारण से सी केविटीज नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा था, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा था, क्योंकि ऑक्सीशोषण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलते हैं, क्रेबस चक्कर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण के दौरान क्रेबस चक्र चलते हैं, क्रेबस चक्कर चलते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण के दौरान क्रेबस चक्कर चलते हैं, जिससे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण के दौरान एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अतः सी केविटीज नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा, कोशिका का शक्ति ग्रह नाम दिया। आगे बात करें, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, अतः ऐसे में आरबीसी में क्या होता है, अनऑक्सीशोषण की क्रिया होती है। बात करें आगे, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जिससे इसमें अनऑक्सीशोषण होता है, जिससे इसमें अनऑक्सीशोषण होता है। ये बात हो गई आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, अतः इसमें क्या होता है, अनऑक्सीशोषण होता है। क्लियर यहाँ तक? आगे बात करते हैं, जीवाणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जीवाणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु की कोशिका झिल्ली में कुल वलन उपस्थित
उपस्थित होते हैं। जीवाणु की कोशिका झिल्ली में, जीवाणु की कोशिका झिल्ली में कुल वलन उपस्थित होते हैं जिनमें शोषण एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शोषण एंजाइम पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स कहते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं इनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो जीवाणु की कोशिका झिल्ली होती है उनमें कुल वलन उपस्थित होते हैं और जिनमें शोषण एंजाइम क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। इसे बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये बात हो गई जीवाणु में वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जो इसकी कोशिका झिल्ली होती है उनमें कुल वलन पाए जाते हैं जो शोषण एंजाइम रखते हैं, अतः उन्हें क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं। आगे बात करें, ये तो बात हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की। अब कोशिका का दूसरा भाग देखते हैं, लवक प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया कोई बिंदु, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। आगे देखते हैं लवक भी एक कोशिका का ही भाग है, लवक या प्लास्टिड। लवक प्लास्टिड। अगर बात करें खोज की, तो लवक की खोज किसने की थी? हेक्कम नामक वैज्ञानिक ने खोज लवक की खोज की थी हेक्कम ने। और ये शब्द किसने दिया था? अगर बात करें शब्द, तो शब्द एक तो होता है खोज और एक होता है नामकरण। तो शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने लवक नाम दिया। और खोज किसने की थी? हेक्कम ने की थी। ठीक है। और जो लवक है ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक क्या करता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये क्या? हरे पेड़ पौधों में जो प्रकाश आता है उसके साथ क्रिया करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे CO2 H2O, ये CO2 और H2O ये क्या है? पेड़ पौधे। अब ये क्रिया करेंगे प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अगर ये क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? C6 H12 O6 और CO2 क्या हो जाएगी? O2 क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। और किसका निर्माण करेंगे? ये ग्लूकोज का C6 H12 O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये बात होगी लवक की। अब आगे बात करें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक के कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
लवक और लवक के प्रकार। लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी लवक और तीसरा है वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये हो गए लवक के प्रकार। अब बात करते हैं लवक के पहले प्रकार की, हरित लवक। हरित लवक क्या होता है आगे देखते हैं। हरित लवक लवक का अपना पहला प्रकार है हरित लवक। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक जो है वो हरे पेड़ पौधों के जो बाह्य भाग होते हैं जैसे तना, पत्ती आदि की कोशिकाओं में हरित लवक क्या होता है, पाया जाता है। हरित लवक पेड़ पौधों के वायवीय भाग जैसे पत्ती, तना आदि की कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि हरित लवक जो है वो पेड़ पौधे जो वायु भाग होते हैं, जो बाहर का आवरण होता है जैसे तना हुआ, पत्ती हुई, उनकी कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। और हरित लवक जो है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। हरित लवक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। हरित लवक प्रकाश यानी जो सूर्य प्रकाश है उसकी उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। बात करें आगे, जो हरित लवक में क्या होता है, अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है। हरित लवक यानी अर्ध स्वायत्त कोशिका का एक अंग है। आगे देखते हैं हरित लवक अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है। यानी हरित लवक अर्ध स्वायत्त प्रकार की कोशिका का अंग है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बात हो गई हरित लवक की। हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। आगे बात करें आगे देखते हैं। अब हरित लवक में
जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर प्रकाशिक अभिक्रिया है और यह है अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, और यह है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया तो ग्रेनम पे होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा पे होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम पर और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा पर। अप्रकाशिक अभिक्रिया किस पे होती है? स्ट्रोमा पे होती है। तो ये बात हो गई अपनी हरित लवक की। आगे देखते हैं अवर्णी लवक। क्लियर? अब बात करते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये लवक रंगहीन होते हैं। ये मुख्य बात तो ये है, रंगहीन होते हैं। अवर्णी लवक क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं और सामान्यतः पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। आगे बात करें, अवर्णी लवक पेड़ पौधों में भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। ये भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। ये बात हो गई अवर्णी लवक की। आगे बात करें वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होते हैं? सबसे मुख्य बात तो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। और ये वर्णी लवक जो है वो पेड़ पौधों के फल फूल तथा अन्य वायवीय भागों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों के फल फूल व अन्य वायवीय भागों में पाए जाते हैं। ये बात हो गई लवक प्लास्टिड। कितने प्रकार के लवक? 3 प्रकार के। पहला था अपना हरित लवक, दूसरा था अपना अवर्णी लवक और तीसरा था वर्णी लवक। अब आगे बात करते हैं अंतःपरदवी जालिका। ये भी एक कोशिका का ही भाग है। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं अंतःपरदवी जालिका। अंतःपरदवी जालिका ये भी एक कोशिका का ही क्या है? पार्ट है, भाग है। तो अंतःपरदवी जालिका की अगर बात करें खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता था इसका पोर्टर नामक वैज्ञानिक। खोजकर्ता कौन था? पोर्टर। अंतःपरदवी जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये अंतःपरदवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के आंतरिक कंकाल का क्या करती है? निर्माण करती है। अंतःपरदवी जालिका कोशिका के आंतरिक कंकाल का
निर्माण करती है, कंकाल का निर्माण करती है। कौन? अंतःपदवी जालिका। क्लियर। अब आगे देखते हैं गाल्जी काय। गाल्जी काय भी एक कोशिका का ही मुख्य भाग है, पार्ट है। गाल्जी काय, गाल्जी काय। बात करते हैं गाल्जी काय। तो गाल्जी काय का खोजकर्ता कौन था? कैमिलियो गाल्जी। खोजकर्ता, खोज करता कौन था? कैमिलियो, कैमिलियो गाल्जी। ये था गाल्जी काय का खोज करता। अब ये गोल्जी काय है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बेकर्स बॉडी या डाल्टन कॉम्प्लेक्स उपनाम। अगर बात करें उपनामों की, तो इसके उपनाम थे बेकर्स, बेकर्स बॉडी या डाल्टन, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? इसके उपनाम है किसके? गाल्जी काय के। अब गाल्जी काय का कार्य क्या है? एक तो जो शुक्राणु होते हैं उनके एक्रोसोम का निर्माण करना। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गाल्जी काय करता है। और एक दूसरा है लाइसोसोम का निर्माण करना। कार्य, प्रमुख, प्रमुख कार्य। तो एक तो है शुक्राणु, शुक्राणु के एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण करना। और दूसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण करना। क्लियर। ये बात हो गई गाल्जी काय की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गाल्जी काय की खोजकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कैमिलो गाल्जी। उपनाम पूछे बेकर्स बॉडी या डाल्टन कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, तो गोल्जी काय कहते हैं। अगर बात करें शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा या कौन करता है, तो गोल्जी काय। और अगर बात करें लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है या कौन करता है, तो गोल्जी काय। क्लियर। अंतःपदवी जालिका खोजकर्ता कौन था? पोर्टर। और कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण कौन करती है, तो अंतःपदवी जालिकाएं क्या करती हैं? कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करती है। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम भी एक कोशिका का मुख्य भाग है। राइबोसोम, राइबोसोम अगर खोजकर्ता की बात करें तो पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। खोजकर्ता, खोज, खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन था? पैलाडे। पैलाडे एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने राइबोसोम की क्या की? खोज की। अगर बात करें राइबोसोम के उपनाम की, तो राइबोसोम को हम पैलाडे कण के नाम से भी जानते हैं। पैलाडे कण के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। यानी राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है? वैज्ञानिक पैलाडे। और पैलाडे कण किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। बात करें कार्य की, कार्य प्रोटीन का, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइट आंसर आप हो जाएगा राइबोसोम। अब आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। यह भी कोशिका का मुख्य भाग है। लाइसोसोम, लाइसोसोम। अगर बात करें लाइसोसोम की खोज करता की, तो लाइसोसोम की खोज एक क्रिश्चियन वैज्ञानिक डी डुवे ने की थी। खोज करता, खोज करता कौन था? क्रिश्चियन। खोज करता कौन था? क्रिश्चियन डी
डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की क्या की थी, खोज की थी। और इसका जो नाम था वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसका नाम था नोविकोव। एक वैज्ञानिक था, नामकरण किसने दिया इसका, लाइसोसोम। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नोविकोव नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम को लाइसोसोम नाम दिया। अब बात करें लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो अभी हम देख रहे थे पिछले बिंदु में कि गोल्जी काय जो है वो क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो बात करें निर्माण कहाँ होता है लाइसोसोम का, तो गोल्जी काय में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात करें लाइसोसोम जो होता है उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचन से संबंधित होते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है, अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन से संबंधित होते हैं, क्लियर। यहां तक आगे बात करते हैं। जो लाइसोसोम जो होता है इसको क्या कहते हैं, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं का जब जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं तथा संपूर्ण कोशिकाओं का क्या कर जाते हैं, पाचन कर जाते हैं। जब कोशिकाओं का जीवन चक्र पूरा हो जाने के बाद लाइसोसोम फट जाते हैं और सभी कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। अतः इन्हें कोशिकाओं की क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये बात हुई अपनी कोशिकाओं के विभिन्न भागों की। बाकी बचे हुए कोशिका के जो पार्ट है उनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।